नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी टाइम मशीन में बैठने वाले हैं जो हमें अतीत में तो ले जाएगी, लेकिन वहां का नज़ारा बिल्कुल भविष्य जैसा होगा। जरा सोचिए, एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान सिर्फ शिकार कर रहा था और गुफाओं में रह रहा था। ठीक उसी दौर में एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो आज के हमारे आधुनिक शहरों की वास्तुकला और व्यवस्था को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। ये कहानी है इंसानी बुद्धिमत्ता और प्रकृति के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाने की एक असाधारण कला की। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्राचीन भविष्य के रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 4,500 साल, जी हाँ, 4,500 साल पहले। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज से इतने हजार साल पहले इस सभ्यता के पास ऐसी बेहतरीन भूमिगत जल निकासी या ड्रेनेज व्यवस्था थी जो आज के कई आधुनिक और स्मार्ट शहरों में भी भारी बारिश के दौरान देखने को नहीं मिलती। अब जरा सोच कर देखिए, जब आज हम जरा सी बारिश में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से जूझ रहे होते हैं, तब हजारों साल पहले वे लोग इसका पक्का और वैज्ञानिक समाधान निकाल चुके थे। है ना कमाल की बात? ये उनकी दूरदर्शी सोच का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। लेकिन देखिए, इतनी उन्नत और शानदार व्यवस्था किसी एक दिन या एक साल में तो खड़ी नहीं हुई होगी। ये धीरे धीरे हुए विकास की एक बेहद लंबी कहानी है। इस गाथा की शुरुआत होती है 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के उन पहले किसानों से जिन्होंने एक जगह टिककर रहना सीखा। फिर 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरुआती हड़प्पा का दौर आया, जहां छोटे छोटे गांव धीरे धीरे कस्बों में बदलने लगे। इसके बाद आता है 2600 ईसा पूर्व का वो अहम दौर, जब ये सभ्यता पूरी तरह से मैच्योर हुई और बड़े बड़े महानगरों का निर्माण हुआ। और अंत में 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का वो रहस्यमयी पतन शुरू हुआ, जिसने आज तक दुनिया भर के इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। और आपको पता है इस महान सभ्यता की खोज कैसे हुई? एकदम इत्तेफाक से। 19वीं सदी में जब कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे, तो खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के नीचे लाखों पकी हुई एक जैसे आकार की ईंटें मिलीं। उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वे दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी विरासत के ठीक ऊपर खड़े हैं। इस एक अनजाने संयोग ने इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को सिकंदर के समय से पीछे धकेलकर सीधे ईसा से 3000 साल पहले पहुंचा दिया। चलिए उस शुरुआती दौर की तरफ लौटते हैं जिसकी हमने अभी बात की थी, मेहरगढ़। इसे आप इस सभ्यता की एक तरह की पहली लेबोरेटरी मान सकते हैं। ये लोग केवल साधारण किसान नहीं थे, बल्कि अपने समय के शुरुआती वैज्ञानिक थे। इन्होंने खानाबदोश जीवन छोड़कर गेहूं और जौ की खेती शुरू की और जानवरों को केवल शिकार के लिए नहीं, बल्कि दूध और काम के लिए पालना शुरू किया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी शुरुआती चिकित्सा पद्धति। खुदाई में ऐसे दांत मिले हैं जिनमें बाकायदा ड्रिल से छेद किए गए थे। बिल्कुल सही सुना आपने, पाषाण काल में डेंटिस्ट्री। इसके अलावा वे मृतकों के साथ रोजमर्रा की चीजें दफनाते थे, जो बताता है कि मृत्यु के बाद के जीवन में भी उनकी गहरी आस्था थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। जब भी हम प्राचीन दुनिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मिस्र के पिरामिड या मेसोपोटामिया के विशाल मंदिर, राइट? लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सोच बिल्कुल अलग थी। जहां बाकी दुनिया राजाओं के लिए आलीशान महल, भव्य मंदिर और विशाल कब्रें बनाने में अपना सारा समय और पैसा लगा रही थी, वहीं हड़प्पावासी पूरी तरह से आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने पर फोकस कर रहे थे। उन्होंने भव्य महलों की जगह बेहतरीन ड्रेनेज वाली सड़कें, ग्रिड वाले शहर और बड़े बड़े सार्वजनिक स्नानागार बनाए। उनकी प्राथमिकता कोई एक राजा नहीं था, बल्कि पूरी जनता का जीवन स्तर सुधारना था। उनका सिटी प्लानिंग मतलब आज के इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाएं। उनके शहर किसी बहुत ही एडवांस्ड मास्टर प्लान के तहत बसाए गए थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, जिससे पूरा शहर ऊपर से देखने पर किसी शतरंज की बिसात जैसा दिखाई देता था। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था। एक ऊंचा पश्चिमी हिस्सा, जिसे दुर्ग या सिटिडेल कहते थे, जहां जरूरी सार्वजनिक इमारतें होती थीं, और दूसरा एक बहुत बड़ा निचला शहर जहां व्यापारी और कारीगर रहते थे। और सबसे बड़ी बात जो सच में अचंभित करती है वो है उनका मानकीकरण। शहर चाहे गुजरात में हो या पंजाब में, पूरी सभ्यता में इस्तेमाल की गई ईंटों का आकार और अनुपात बिल्कुल एक समान था। इतने बड़े इलाके में ऐसी एकरूपता लाना आज के समय में भी एक बड़ा चैलेंज है।
इंजीनियरिंग के मामले में तो ये लोग सच में अपने समय से बहुत आगे थे। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार इसका एक शानदार उदाहरण है। ये केवल नहाने का एक कुंड नहीं था, पानी को रिसने से रोकने के लिए ईंटों पर प्राकृतिक राल की लेयर लगाई गई थी और इसमें बाकायदा कपड़े बदलने के लिए अलग से कमरे बने थे। खाने को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने विशाल अन्नागार या ग्रेनरी बनाए, जिनके फर्श के नीचे से हवा आने जाने का रास्ता होता था ताकि अनाज में नमी न आए। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की तो क्या ही बात करें। हर गली की नालियां ढकी हुई थीं, जिनमें सफाई के लिए जगह जगह मैनहोल बने थे। ये सब पब्लिक हेल्थ और साफ सफाई के प्रति उनके जुनून को दिखाता है। पब्लिक लाइफ तो कमाल की थी ही, लेकिन घरों के अंदर का नज़ारा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं था। हड़प्पा के घरों में अक्सर 2 या 3 मंजिलें होती थीं और उन्हें प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मुख्य सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं खुलती थी। हर घर के बीच में खुला आंगन होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी हमारे कई पारंपरिक घरों में होता है। और रसोई की बात करें तो खुदाई में मिट्टी के चूल्हे, तवे और बेलन तक मिले हैं। ये देखना सच में अद्भुत लगता है कि हजारों साल पहले की रसोई और ताज़े गेहूं की रोटियां बनाने की आदतें आज के दक्षिण एशियाई समाज से कितनी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो ये तो हुई रहन सहन की बात, लेकिन व्यापार के बिना कोई भी सभ्यता इतनी अमीर कैसे हो सकती है? मेसोपोटामिया और सुमेरिया के प्राचीन ग्रंथों में बार बार एक नाम उभर कर आता है, मेलुहा। इन पुराने दस्तावेजों में मेलुहा का जिक्र एक बहुत ही समृद्ध और शानदार व्यापारिक पार्टनर के रूप में किया गया है। आज के आधुनिक इतिहासकार साफ तौर पर ये मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हमारी यही सिंधु घाटी की सभ्यता थी। उस समय की पूरी प्राचीन दुनिया उन्हें इसी नाम से जानती थी और वे उस युग के सबसे होशियार और साहसी ग्लोबल व्यापारी थे। और इस इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा हब था लोथल, जो आज के गुजरात में है। ये दुनिया का सबसे पहला इंसान का बनाया हुआ बंदरगाह था। इसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त थी कि समुद्र में ज्वार भाटे या टाइड्स के समय जहाज़ों को सुरक्षित खड़ा करने के लिए विशेष लॉक्स या दरवाजों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से ये साहसी व्यापारी अपने जहाज़ों में बैठकर अरब सागर को पार करते हुए आधुनिक ओमान और बहरीन जैसी जगहों तक जाते थे। वे वहां से सोना और तांबा लेकर आते थे और बदले में अपने सूती कपड़े, हाथी दांत और बेहद कीमती मनके वहां बेचते थे। अब बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? भरोसा। और इन्होंने प्राचीन दुनिया का भरोसा कैसे जीता? अपने अचूक मानकीकरण से। उन्होंने नापतोल के लिए घनाकार पत्थर के बाट बनाए जो 1, 2, 4, 8 और 16 के एकदम सटीक अनुपात में थे। ये 16 का अनुपात तो इतना कमाल का था कि ये भारत की नाप प्रणालियों में सदियों तक चलता रहा। इस सटीक सिस्टम ने इंटरनेशनल ट्रेड में ईमानदारी और अटूट विश्वास की नींव रखी। इसके साथ ही लाल पत्थर के खूबसूरत मनकों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके उन्होंने दुनिया के सबसे शुरुआती ग्लोबल स्टेटस सिंबल्स भी बना दिए थे, जैसे पहनना उस समय गर्व की बात मानी जाती थी। खैर, सब कुछ इतना भी सीधा और साफ नहीं है। इस सभ्यता में कई ऐसी गहरी और अनसुलझी पहेलियां भी हैं जो आज तक बड़े बड़े विशेषज्ञों का सिर चकरा देती हैं, जैसे कि उनकी लिपि या स्क्रिप्ट जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, उसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पढ़ नहीं सका है। फिर है वो मशहूर पशुपति मोहर, जिसमें एक रहस्यमयी आकृति योग की मुद्रा में जानवरों से घिरी हुई बैठी है। एक और बड़ा सवाल है वहां का प्रशासन। वहां कोई विशाल महल तो मिला नहीं, जिससे लगता है कि सत्ता शायद व्यापारियों या पुजारियों की किसी कमेटी के पास थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, पूरी खुदाई में हथियारों का लगभग ना के बराबर मिलना। यह इशारा करता है कि ये एक ऐसा अनोखा समाज था जो युद्ध के बजाय पूरी तरह से शांति और मिलजुल कर रहने में विश्वास रखता था। सब कुछ इतनी अच्छी तरह से चल रहा था, शांति थी, शानदार बिजनेस था और बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन फिर एक ऐसा सवाल उठता है जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास लाखों लोगों का ये बेहद अमीर और सुव्यवस्थित साम्राज्य अचानक खत्म कैसे हो गया? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की वो शानदार व्यवस्था, वो शतरंज जैसा ढांचा और वो साफ सफाई, सब कुछ धीरे धीरे बिखरने क्यों लगा? आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस पतन को लेकर दशकों तक अलग अलग थ्योरीज चलती रहीं। शुरुआत में लोग मानते थे कि शायद कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, कि बाहर से आए योद्धाओं ने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस बात को सिरे से खारिज करता है। राखीगढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए परीक्षण और नई पुरातात्विक रिसर्च साफ तौर पर बताती हैं कि बाहर से किसी हमले के कोई ठोस सबूत है ही नहीं। कंकालों पर किसी युद्ध के घाव नहीं मिले।
आज के वैज्ञानिकों की आम सहमति यह है कि इस पतन के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां असली वजह थीं। असल में इस महान सभ्यता का अंत किसी तलवार या युद्ध से नहीं बल्कि प्रकृति के भयंकर प्रकोप से हुआ था। एक विनाशकारी क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। मॉनसून के पैटर्न बदल गए, जिससे बारिश बहुत कम हो गई। जिस विशाल सरस्वती नदी के किनारे सबसे ज्यादा हड़प्पाई बस्तियां बसी थीं, वो धीरे धीरे सूख कर रेगिस्तान में बदल गईं। वहीं दूसरी ओर सिंधु नदी ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया, जिससे शहर पानी से कोसों दूर हो गए। और सिर्फ सूखा ही नहीं, बल्कि लोथल जैसे तटीय शहरों को बार बार आने वाली भयानक बाढ़ ने मिट्टी की मोटी परतों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया। पानी की कमी और खेती बर्बाद होने से इतने बड़े शहरों की आबादी का पेट भरना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, लोग रातों रात हवा में गायब नहीं हुए। जब शहरों में पानी और खाना नहीं बचा, तो उन विशाल महानगरों को धीरे धीरे खाली कर दिया गया। जिंदा रहने के लिए लोग छोटे छोटे समूहों में बट गए और पूर्व तथा दक्षिण की ओर, यानी गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात के इलाकों की तरफ पलायन कर गए। उन्होंने अपनी वो शानदार शहरी पहचान पीछे छोड़ दी और वक्त के साथ खुद को ढालते हुए वापस एक ग्रामीण और गांव आधारित संस्कृति का हिस्सा बन गए। बड़े शहर भले ही वीरान हो गए और मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। आज भी हमारे गांवों में इस्तेमाल होने वाली बैलगाड़ियों का डिजाइन, मिट्टी के बर्तन और गहनों की बनावट बहुत हद तक उन्हीं की देन है। योग और ध्यान की जो नींव वहां रखी गई थी, उसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। साफ सफाई और पानी को बचाने का जो जुनून हड़प्पा वासियों में था, वही आज के हमारे स्वच्छता अभियानों का भी मूल आधार है। और ग्लोबल ट्रेड की जो बिजनेस वाली सोच उन्होंने लोथल से शुरू की थी, वो आज भी हमारी आधुनिक व्यापारिक व्यवस्था के डीएनए में शामिल है। लेकिन देखिए, इस सभ्यता का पतन सिर्फ इतिहास का एक पुराना पन्ना नहीं है। ये आज के हमारे लिए एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी है। कोई भी समाज, चाहे वो तकनीक और इंजीनियरिंग में कितना भी एडवांस क्यों ना हो और कितना भी शांतिप्रिय क्यों ना हो, अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है। जिस तरह जलवायु परिवर्तन और जल संकट ने 4000 साल पहले एक इतने महान साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, आज की हमारी आधुनिक दुनिया भी ठीक वैसी ही पर्यावरणीय चुनौतियों के मुहाने पर खड़ी है। अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, एक प्राचीन सभ्यता बिना हथियारों के तो जिंदा रह गई, लेकिन बदलती जलवायु के प्रकोप से खुद को नहीं बचा सकी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति की ताकत के सामने हम और हमारी आधुनिक सभ्यताएं असल में कितनी नाजुक हैं। इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं होता, ये हमारे आने वाले कल का आईना भी है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।